गुड मॉर्निंग। मैं तबियत ठीक है, तो आपकी एक क्लास भी में बीमार पड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे आप लोग सब लोग ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं जल्दी आ गया क्या? एक बार फटाफट पहले लेक्चर का रिवाइज कर लो जल्दी से। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव, मेटल्स के लिए क्या होता है? मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए अच्छा सारे नजर क्या हुआ? मैथमेटिक्स है? हाँ उसके जैसे फिर और आगे कोशिश से करा रहे हैं। 5 मिनट पढ़ लीजिए, पहला लेक्चर पूछूंगा अभी। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों वो पहला लेक्चर आ गया था उसमें आपके उसमें नोट्स भी आ जाते हैं या पीडीएफ गजब हो रहा है। ये क्या बुरी सी मिल गई है? और क्या नेक्स्ट बताओ क्या टारगेट है तुम्हारा? अब क्या चाहिए? सही टी-शर्ट बोतल मेरे साथ चलना है शाम को बुलाएंगे। तारीख को पेपर है, सारा सिलेबस देने 2 वीक है, पूरे पढ़ लीजिएगा। रे ऑप्टिक्स दे रहा हूँ, मॉडर्न शुरू एकदम शुरू रे ऑप्टिक्स आ रहा है, मॉडर्न आ रहा है, सेमीकंडक्टर भी दूंगा मेरे वाले पोर्शन में से सारा, सुखीजा सर का भी, खान सर का भी, सब कुछ। अभी मजा है भाई, अभी अपन करेंगे तभी तो धीरे डर हटेगा। इसलिए
डिवीजन चालू कर दीजिए, डिवीजन का ही खेल है सारा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे आइडिया नहीं, फिजिक्स में तो हम पूरा दे रहे हैं सब कुछ जितना पढ़ाया गया। उससे क्या होगा, इस बहाने कॉपी खोलेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, और पूरे अभी अपने पास 12 दिन है, आज मंगलवार है ना? रोज एक एक 1.5 घंटा पढ़ो, क्योंकि सारा खेल रिवीजन का है। आगे से आगे कॉपी बढ़ते रहेंगे, उसका फायदा क्या है? पूरा ऑप्टिक्स सेट करो कि 3 दिन ऑप्टिक्स पढ़ना है, वो अनअकैडमी के ऐप पर पढ़ा है पूरा रिवीजन। केवल कितना लेक्चर सुनना है? 3, 1.5 घंटे के 3 लेक्चर सुन लो, उसमें सारे PYQ रिवाइज हो जाएंगे। वो ऐप में पढ़ा है अपने पास। अभी ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स का चालू कर दूंगा। नहीं, करने तो सारे होते हैं, खेल समय का होता है। समय कम है या समय ज्यादा है, तो अगर किसी अध्यापक से पूछा जाएगा क्या रिवाइज करना, तो सारे रिवाइज करना। फिर समय, बेटा तेरे पास समय कितना है? सर मेरे पास समय 2 से 3 घंटे दे सकता हूँ मैं। तो बेटा PYQ कर ले। सर मैं 30 से 40 मिनट ही समय मेरे पास, क्योंकि दूसरे विषय भी पढ़ने हैं। तो बेटा सूत्र पढ़ के आ जा। सर बिल्कुल ही समय नहीं है बेटा, कॉपी मत खोल। अरे अलग अलग ये प्रश्न बड़ा सब्जेक्टिव है ना, समझो ना। किसी अध्यापक से प्रश्न करें सर क्या डिवीजन करना है, तो इसका उत्तर तो कैसे मिल सकता है? इसका उत्तर है आपका समय कंस्ट्रेंट कितना है ना? जैसे मेरे पास 4 से 5 घंटे, मैंने सबका डिस्ट्रीब्यूशन किया, सभी टॉपिक का मेरे पास 5 घंटे आ रहे हैं। अब उन 5 घंटे में मुझे ऑप्टिक्स में प्राथमिकता क्या देनी चाहिए, इसके ऊपर होता है खेल सारा। चलो समय हो गया, शुरू करें? चलिए, तो पहले 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं जब तक सब कुछ लोग आ जाए। सबसे पहले पहला पेज खोलिए फटाफट। तो मैंने आपको सबसे पहले बात करी कि अगर जब किसी आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, तो याद करिए, पन्ना भी खोल लीजिए, ELB भी खोल लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है शानदार। ये 3 से 4 प्रश्न सेमीकंडक्टर के बढ़िया तैयार करते हैं। तो याद रखिए, एकदम पूरा चैप्टर दिमाग में चलना चाहिए, तब मजा है। कि अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, तो बताइए उसमें क्या होता है? आइसोलेटेड एटम में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट होते हैं मतलब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। साथ ही साथ वो डेफिनेट भी होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन जो n बराबर 1 में पाया जाएगा, उसका एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन की बात करें तो -13.6, वो आपके पास हो, मेरे पास हो, कहीं भी हो, अगर वो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है तो उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डेफिनेट है और डिस्क्रीट है। तो वो डायग्राम बना हुआ है ना सबसे ऊपर पहला, उसके पास में लिख लो, एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड डेफिनेट। सबसे ऊपर जो चित्र बना हुआ है ELB में, उसके पास में आइसोलेटेड एटम का एनर्जी डायग्राम बना हुआ है, वहां लिख लीजिए एनर्जी लेवल कैसे है बताओ? डिस्क्रीट एंड डेफिनेट। ठीक है, अब बताइए, जब सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो क्या होता है? कोशिश करिए बोलने की। ये बहुत सारे एटम्स पास पास आएंगे। जब ये बहुत सारे एटम पास पास आएंगे तो क्या होगा? इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे न्यूक्लियस के साथ। तो इस इंटरेक्शन के कारण कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। डिपेंड्स कि भाई उसके नेट, उसके ऊपर कूलम्बिक फोर्स कैसे बच रहा है। तो अब जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डेफिनेट और डिस्क्रीट नहीं होंगे, क्योंकि जब बहुत सारे एटम्स मिलकर सॉलिड का निर्माण करेंगे तो ड्यू टू इंटरेक्शन उनका जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या हो जाएगा? अब स्प्लिट अप हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो n बराबर 1 था, अब वो डिस्क्रीट और डेफिनेट ना होके क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। अब ये क्या बच गए? बैंड्स बन गए। और आइसोलेटेड में तो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जबकि सॉलिड्स में क्या होते हैं? बैंड। एक बात और देखिए डायग्राम में, जो n बराबर 1 था उसकी स्प्लिट कम हुई है, जबकि ऊपर वाले की स्प्लिट, कारण क्या है? जो सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो खुद के न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं। और जो बाहर वाले होते हैं, जिन्हें कहते हैं वैलेंस शेल, उनका इंटरेक्शन ज्यादा होता है। क्या ये बात ठीक है? फिर जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस वाला कौन सा वाला? आउटर मोस्ट, उसके 2 पार्ट होते हैं।
एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में कौन रहेगा? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और रूम टेम्परेचर पे अगर उनको पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी ताकि वो फ्री हो जाए, तो फ्री होके वो कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड। क्या ये बात क्लियर है? तो उसी वैलेंस शेल के हमने कितने टुकड़े कर रखे हैं? दो, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। करंट को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कहां होना जरूरी है? कंडक्शन बैंड। फिर मैंने आपको सिखाया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। उसमें क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं। बिल्कुल होने चाहिए। जरा खुद सोचिए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करके पहुंचे हैं तो उन्होंने पीछे कितनी वैकेंसी छोड़ दी? 10 वैकेंसी छोड़ दी। तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल। तो ध्यान रखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH। तो याद रखें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH बराबर Ni। आशीष सर, ये Ni क्या है? Ni है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कौन होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर है। अभी तक जो आप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो कैसे है? इंट्रिंसिक, प्योर। अभी आधा घंटे बाद हम इसमें क्या डाल देंगे? इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी डालने के बाद वो क्या बन जाते हैं? एक्सट्रिंसिक। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? इंट्रिंसिक। बोलो क्लियर है? फिर एक मैंने बहुत पॉपुलर बात बताई थी जो ऑलरेडी पिछले 4 बार पेपर में आ चुकी है, इस साल भी आई। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, जबकि मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल्स में, फिर देख लो, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, अल्फा पॉजिटिव। जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होता है, करंट बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम। क्या बात क्लियर है? 2022 में पूछा गया है, ऑलरेडी काफी बार परीक्षा में आ चुका है। एक बात मैं आपको और सिखाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा कम होती है, हमेशा कम होती है। इलेक्ट्रॉन को इससे मतलब नहीं है कि वो कंडक्टर का है या सेमीकंडक्टर का है, उसकी तो ड्रिफ्ट हमेशा कम होगी। अब पंगे, I बराबर NaeVd। अब आपको टेम्परेचर के कारण Vd तो कम हो रहा है, Vd कम होगा तो I तो कम होना चाहिए। पर ये n है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। बात सही है, Vd कम होता है परंतु n एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो ओवरऑल करंट, यही कह रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। ये पूछा गया एग्जाम में, ड्रिफ्ट तो कम होता है बट n एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, तो ओवरऑल करंट बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, अल्फा नेगेटिव होता है। ये सारा याद होना चाहिए। फिर हमने आपको बताया वो गैप, जिसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। मेटल्स में वो 0 होता है, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है, कार्बन के, डायमंड के केस में तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो उसका सीधा मतलब है कि इंसुलेटर में करंट फ्लो कराना कितना कठिन काम है, क्योंकि आपको अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में जंप करवाना है तो आपको बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता। क्या बात क्लियर है? तो ये अपन ने सब पढ़ लिया था। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आगे बढ़े, क्लास नोट्स खोलें। अच्छा, Ne बराबर NH, ये बात समझ में आ गई थी? ठीक है। अब मैंने आपको बताया, आगे बढ़ता हूँ, पहले कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले देख लो ताकि आपको बात समझ में आ जाए अच्छे से। एक तो होता है I बराबर NaeVd, सभी को पता है I बराबर NaeVd, करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है। एक I बटा A
इसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? जे। आई बटा ए बराबर जे। एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है म्यू ई, जहां पे म्यू क्या कहलाता है? मोबिलिटी। क्या कहते हैं? मोबिलिटी। लिखना चालू कर दीजिए, मोबिलिटी। ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, वहां तो 15-20 बार फॉर्मूले पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। और यहाँ लिख रहे हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आए। तो आई बराबर एन ए ई वी डी, आई बटा ए जे। बच्चे जे को क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। जे कहलाता है करंट डेंसिटी। ठीक है। अब एक होता है ओम्स लॉ, याद हो तो जे बराबर सिग्मा ई। जे बराबर सिग्मा ई। चाहिए, ये सब का यूज आएगा और न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाएंगे। अब एक फॉर्मूला इन सब से बना सकते हैं, वो देखिए मैं क्या बना रहा हूँ। आई बराबर एन ए ई वी डी, सभी लोग बोर्ड पे देखें, ए को नीचे ले जाना हो तो आई बटे ए एन ई वी डी, आई बटा ए जे एन ई वी डी की जगह म्यू, वी डी की जगह म्यू। तो ये सब इंटर कन्वर्जन मुझे आने चाहिए कि न्यूमेरिकल में किसकी का आवश्यकता पड़ जाए, तो याद रखिएगा। कुछ लोग जे की जगह सिग्मा ई भी डाल देते हैं, इस जे की जगह सिग्मा ई डाल दीजिए तो एन ई म्यू ई से ई कैंसिल, तो सिग्मा का फॉर्मूला आ गया एन ई म्यू। ये सब काम में लूंगा मैं अभी। सिग्मा, सिग्मा कौन है? नाम बोलिए। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी शब्दों के साथ खेलिए। आई करंट, जे करंट डेंसिटी, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़े आगे। अब मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो लोग हैं। कौन से दो लोग बताइए? इलेक्ट्रॉन्स भी, होल्स भी। अभी तक आपने पढ़ा केवल इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कराते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और कौन कंडक्ट कराता है? होल। होल कैसे कंडक्ट कराते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था, याद करिए। होल्स को फिल करने के लिए जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हैं, याद करिए। वो मैंने आपको एक ऑडिटोरियम वाला एग्जांपल दिया था। सीट सबसे लास्ट बेंच पर है, खाली सीट। वो खाली सीट भी आगे आती हुई महसूस हो सकती है। जरा सोचिए, हर बच्चा जो है वो अपनी सीट बदलता रहे, वो पीछे चला जाए फिर खाली सीट आगे आ जाएगी, फिर पीछे चला जाए फिर खाली सीट आगे जाएगी। इस तरह से खाली सीट आपको मूव करती हुई दिखाई देगी। सेम उसी तरह से होल, होल वास्तव में कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी चार्ज कैरियर है, और उस होल को फिल करने के लिए पर्दे के पीछे कौन मूव कर रहा है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। देखिए, तीन अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूज मत हो, ये बिल्कुल मिलता। सुनिए, एक तो है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो तो कहां बैठ गया? कंडक्शन बैंड में। बात करना, वो अपनी मस्ती से करंट फ्लो कराएगा। होल्स कहां पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में। उन होल को बढ़ने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। वो इधर से उधर क्या करेंगे? जंप करेंगे, जिसकी वजह से होल का मूवमेंट होगा। बोलिए हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एक अच्छा पॉइंट। मोबिलिटी की बात करते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी का सीधा मतलब है मोबाइल, जो कितना इधर से उधर आसानी से मूव कर सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी?
होल्स की या फ्री इलेक्ट्रॉन? खुद सोचिए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहाँ है? कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहाँ है? वैलेंस। कोशिश करिए किसकी? कारण सुनिए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, जो कि कहाँ है? कंडक्शन बैंड में, जबकि होल्स को मूव करने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन जम कर रहे हैं? लूजली बाउंड, और उनकी मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो कमी होगी। बात थोड़ी कठिन हो गई। फिर सुनिए, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हैं? कंडक्शन बैंड में, वो तो फ्री हो चुके हैं, जबकि होल्स को मूव करने के लिए, होल्स को फिल करने के लिए लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो मूव कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, इसलिए कहा जाता है होल्स की मोबिलिटी कम होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। क्या बात क्लियर है? अब बात आती है मास की चर्चा। मास किसका ज्यादा, किसका कम, ये भी पूछा जाता है। अब पहली बात तो होल तो कुछ होता ही नहीं है भाई, तो ये सब बात किसकी हो रही है? इफेक्टिव मास की। होल नाम का कोई व्यक्ति है का? होल इज व्हाट? द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल कोई चीज थोड़ी ना है, होल तो क्या है? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो हम ये सब बात कर रहे हैं उसके इफेक्टिव की, इमेजिनरी बातें हैं। अब मास की चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। F बराबर होता है ma, F बराबर ma, तो मुझे A चाहिए, या M की बात करता हूं तो M बराबर क्या हो जाएगा? F बाय A, F बाय A, F बाय A। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बोर्ड पर। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पूरे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पता है क्या होता है? F बराबर QE फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो फोर्स तो पूरे के लिए सेम है। अब बताइए, एक्सीलरेशन का मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं मोबिलिटी, बट ऑब्वियस है जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी उसका एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा। अब आप देखिए, मोबिलिटी और मास से आपको फील आएगी। सोचिए, किसकी मोबिलिटी कम, किसकी मोबिलिटी कम? होल्स की मोबिलिटी कम। अगर होल्स का म्यू कम है तो होल का इफेक्टिव मास ज्यादा। सर ये इफेक्टिव मास शब्द क्यों लिख रहे हो, कोई बताएगा? क्यों लिख रहे हो इफेक्टिव मास? क्योंकि होल इमेजिनरी चार्ज कैरियर है भाई, इसलिए शब्द क्या काम में लिया जाता है? इफेक्टिव मास। आपको और मिले तो मास काम में लेते हैं, यहाँ शब्द क्या काम में ले रहे हैं? इफेक्टिव मास। क्या काम में ले रहे हैं? इफेक्टिव मास। तो इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, तो इस बात को लिख लीजिए। पहली बात, मोबिलिटी किसकी ज्यादा? मोबिलिटी किसकी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन्स की। परंतु मास, इफेक्टिव मास किसका ज्यादा? और आप वैसे भी सोच सकते हो, सर एक बार यूं ही सोचने तो जनरल इतना कठिन क्यों बन रहे हैं? जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी कम होगी ना। एक जनरल साइंस से सोचिए ना, मास ज्यादा, इफेक्टिव मास ज्यादा, तो उसकी मूव करने की टेंडेंसी कम होगी। बट ऑब्वियस सी बात, तो कोई एक चीज याद रख लीजिए, मोबिलिटी याद कर लीजिए, मास याद कर लीजिए, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स ही चलेंगे, सीधी सी बात। लिख लीजिए। सब मेरा रह जाए लिखने में तो मैं क्या करूं? बस, तो आप जैसे कभी स्लाइड बदल दो, अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं बोल लूं कि मैंने नहीं लिखा? मत बोल। तो आप कभी जैसे फटाफट स्लाइड बदल रहे हो, मैंने स्लाइड में नहीं लिखा, तो फिर मैं बोलूं क्या मैंने नहीं लिखा? सुनूंगा ही, बदल दी मतलब बदल दी। ठीक है सर। तो आइए अब होल के बारे में डर हटा लीजिए, आराम से बोलिए, होल कहाँ पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में। दूसरा, क्या होल भी चार्ज कैरियर है? बिल्कुल, होल भी चार्ज कैरियर है।
आज तक 10वीं किताब में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, और अब आपके पास अच्छे शब्द हैं, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होल्स भी होते हैं। दूसरा पॉइंट, होल चार्ज कैरियर है, हाँ इमेजिनरी चार्ज कैरियर है। तीसरा, होल की मोबिलिटी बताइए, होल की मोबिलिटी कम। चौथा पॉइंट, होल का इफेक्टिव मास ज्यादा। होल्स कहाँ पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में। होल को फिल करने के लिए कौन दौड़ता है? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगले पेज पर, को देखिए पेज नंबर 3 पर होल की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बिल्कुल मैंने पॉइंट वाइज लिखाई है, आप सभी को पढ़ लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स पेज नंबर 3, सारे पॉइंट अभी याद कर लीजिए, 2-2 3-3 बार पढ़कर, सारे एक्सप्लेन कर दिए मैंने। और वहां हिंदी में पास में लिख लीजिएगा, होल्स की मोबिलिटी कम होती है, काम आएगा बाद में। होल्स की मोबिलिटी कम होती है, इफेक्टिव मास ज्यादा होता है। एक सवाल सॉल्व होगा नीट का इससे, सारे बिंदु पढ़ लीजिए, पूरा सेमीकंडक्टर एक साथ याद हो जाएगा अगर तैयार कर लोगे तो शानदार। हाँ क्या दिखा? फोर्स है वो, अपन ने क्या किया, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तभी तो करंट फ्लो करेगी। तो F बराबर होता है QE, E तो सेम है, Q इलेक्ट्रॉन और होल पे चार्ज भी सेम है, तो QE पूरा क्या हो गया? सेम हो गया, तो F सेम हो गया। चलिए सारे बिंदु क्लियर हो गए क्या? कौन सा नहीं समझा इसमें बताइए, कौन सा एक्सप्लेन नहीं हुआ? देखो तो सारे हो गए क्या एक्सप्लेन? पढ़ो तो सारे बिंदु एक बार, मन में कोशिश करो बोलने की। होल वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं, होल्स की मोबिलिटी कम होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है, होल्स का इफेक्टिव मास ज्यादा होता है, होल इमेजिनरी चार्ज कैरियर होते हैं, होल की वजह से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है। होल पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, बट नेचर अपोजिट होगा। ऑल डन? चले पढ़े आगे, पन्ना पलटे। चलो ठीक है साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अगर हम बात करें कुल कंडक्टिविटी की, तो सिग्मा का मेरे पास फॉर्मूला है, अभी मैंने याद किया था, NE/μ। क्या था? NE/μ। छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए। सेमीकंडक्टर में कितने लोग करंट फ्लो कराने में जिम्मेदार हैं? 2, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। मजे की बात है, जो टोटल करंट है वो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट? सर मुझे क्या पता, देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल्स हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, याद करिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। जरा सोच, इलेक्ट्रॉन तो भागा पीछे, परंतु हम बचपन से पढ़ रहे हैं एज अ कन्वेंशन, इलेक्ट्रॉन पीछे, तो इसके द्वारा बनाई गई करंट आगे। होल कहाँ भागेगा? होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, और होल जहां जा रहा है करंट भी उसी डायरेक्शन। बताइए टोटल करंट जोड़ेगी या घटेगी? हाँ, इलेक्ट्रॉन होल अपोजिट नेचर के हैं, इन दोनों का मूवमेंट विपरीत दिशा में होगा, बट इनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट करंट है वो सेम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एज अ कन्वेंशन हमें पता है इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं तो उनके द्वारा बनाई गई करंट आगे, होल्स की भी करंट आगे, दोनों करंट की दिशा सेम। तो बता टोटल करंट I बराबर बता IE प्लस IH। बोलो हाँ है। जरा सोचो, सिग्मा टोटल कंडक्टिविटी, चिल्लाओ, सिग्मा E प्लस सिग्मा H। सिग्मा E का मतलब बोलो, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा H कंडक्टिविटी ऑफ होल। अब खुद फॉर्मूला बनाना, घबराने का नहीं, सिग्मा ऊपर लिखा हुआ है, NE/μ सिग्मा H की जगह बोल NH/μH। बोल हाँ है क्या? ये म्यू अलग अलग क्यों लिखा?
अरे सर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग होती है और होल्स की मोबिलिटी, और आपने कभी प्रूफ भी कर दिया था होल्स की मोबिलिटी कम होती है। अब हम जानते हैं इंट्रिंसिक में Ne बराबर, इसका मतलब इस Ne की जगह Ni, इस NH की जगह भी Ni, कॉमन पोल Ni कॉमन, E कॉमन, म्यू E प्लस म्यू H, ये आ गया सिग्मा टोटल। बोलिए ये सिग्मा टोटल है। एक एक टर्म के साथ खेले हैं, ये मुंह हिलाते रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा, तो सवाल तो बनते ही नहीं है सर क्या बात कर रही है आपने, वो कोशिश तो करना। सिग्मा कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी, इसके कारण इलेक्ट्रॉन प्लस होल, Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। इसी तरह क्या मैं IE और IH लिख सकता हूँ? आओ कोशिश करो। I का मन में फॉर्मूला याद है NaEB, अब कोशिश करना IH, अब IH लिखने की सोच, N क्या लेगा NH, सर मैं कोशिश करता हूँ A तो सर एरिया A रहेगा, E रहेगा BD किसकी होल्स की, तो सर BD दोनों की अलग अलग होगी क्या? बिल्कुल होगी, BD बराबर म्यू ई, म्यू दोनों का, और वेलोसिटी भी तो अलग अलग होगी। बोल हाँ है क्या? तो बताओ, ये तो होल्स की आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की लिखनी होगी तो कैसे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स की? ठीक है सर मैं कोशिश करता हूँ, N नहीं Ne AE VD ये I आ गया और ये IH। बोलो हाँ है क्या? देख लीजिए सब लिखा हुआ अगले पेज पे, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, पास में थोड़ी सी जगह है तो ऐसे लिख लें, सिग्मा का फॉर्मूला लिख लें, ये वाला लिख लीजिए, पास में वही जगह है, I के फॉर्मूले लिख लीजिए, IE प्लस IH लिख लीजिए, सब लिखा हुआ उसमें, सारे नाम लिखे हुए हैं। इतना सिस्टमेटिक सर याद हो जाएगा? अरे सब याद हो जाएगा सर, मैं कोशिश ही नहीं करता। भाई कोशिश तो कर, प्रश्न तो कर, कोशिश कर, फॉर्मूले याद कर, तो खटाखट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। सिग्मा के फॉर्मूले याद करो, Ne म्यू, आसान चैप्टर है, 3 से 4 प्रश्न मिलते हैं सेमीकंडक्टर के, और ये बहुत आसानी से बढ़िया सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, सिग्मा टोटल, सिग्मा SC का मतलब सेमीकंडक्टर, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं, बिल्कुल इसी ऑर्डर में कर लेते हैं। सबसे पढ़िए छठा, सातवां, आठवां। वो पहला वाला सेक्शन पूरा हो गया था, देखो तो पहला वाला सेक्शन हो गया तो पूरा, ठीक है। अब आइए छठा, सातवां, आठवां, आराम से पढ़िए। काफी इसमें थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं सेमीकंडक्टर में, इसलिए सारे थ्योरी के पॉइंट्स आने जरूरी है। एक्सप्लेनेशन के साथ बोलिएगा, पीछे से देख के टिक मत कर लीजिएगा, आंसर तो दे रखे हैं पीछे, एक्सप्लेनेशन भी बोलिएगा किस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर। छठा हुआ, बताओ क्या होता है? रूम टेम्परेचर में क्या होता है? नहीं बोलो, रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेंगे,
इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो और होल्स नीचे बन जाएंगे, तो जो कंडक्शन बैंड होगा वो क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा और पार्शियली एम्प्टी। कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट। सातवां बहुत शानदार है, सिखाया था, याद करो। 0 केल्विन पर कोई थर्मल एनर्जी नहीं मिलेगी तो सारा मोशन सीज हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन नहीं करेगा तो वो वहां पे पहुंचेगा ही नहीं। जब कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा ही नहीं तो करंट कहां से फ्लो होगी? इसलिए कहा जाता है एट 0 केल्विन ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ, तो सात्विक आंसर आ जाएगा इंसुलेटर। अब आइए आठवां को देखिएगा मत, आठवां सॉल्व करना है। ओके सर, ये प्रश्न पढ़ के सोचा करो, है ना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आठवां न्यूमेरिकल, अच्छा ये स्किल का पेन उठाना पड़ेगा, अपन उसी को देख रहे हैं। सर मैंने छठा सातवां देखा 10 मिनट, तो मैंने सोचा आठवीं को भी देखता रहूं। अरे नहीं भाई, प्रश्न पढ़ते दिमाग इतना तो सोच। अच्छा न्यूमेरिकल है, अब कॉपी निकाली, पेन चालू किया, सर बताते रहा करो सर, मैं आपको बताता रहूंगा। प्रश्न पढ़ते ही पता चल जाए ये न्यूमेरिकल है, अच्छा इसको तो पेन से सॉल्व करना पड़ेगा। आठवें में आइए, आइए चलिए क्या कह रहे हैं आठवां बताइए, लिखें आराम से, देखो। आठवें में क्या कह रहा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, ये तो जबरदस्ती पहले काम की नहीं है। इन व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर कितना दे दिया, 300 केल्विन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कंसंट्रेशन दे रखी है 1.072 इंटू 10 की पावर 10। ये Ne है, NH है या Ni है? अरे सर सब बराबर होते हैं आशीष सर, कैसे पता चला? देख ऊपर लिखा हुआ है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन में Ne बराबर NH और म्यू ई और म्यू एच की वैल्यू भी दे रखी है। तो टोटल कंडक्टिविटी ऊपर से फॉर्मूला देखिए, Ni म्यू ई प्लस म्यू एच, तो Ni 1.072 into 10 की पावर 10, E 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, म्यू ई 1350, म्यू एच 480, तो सिग्मा 1.072 into 10 की पावर 10, 1.6 into 10 की पावर माइनस 90, ये जोड़ो कितना, 1830, 1830, ये 1830 हो गया, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 10 से 10 कटा, ये कट गया। पावर देख लीजिए, -9 और +10, माइनस का 9, यहाँ बचा। इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान ले, काय को पूरा माने 1 मान लीजिए, इसको 16 और इसको 183 कर लीजिए। समझ से आ गया? नहीं, आंसर सेंटीमीटर में ही है सारे, ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर भी दे रखे हैं, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आंसर आ रहा है क्या, सॉल्व करके देखो। अप्रॉक्स वो तो ऑप्शन दे रखे होंगे पेपर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो मैंने सब्जेक्टिव सवाल बनाया है एनसीईआरटी से, इसलिए ऐसा है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। किया सॉल्व किसी ने? आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। एमएचओ क्या होता है? एमएचओ क्या होता है? ओम का इनवर्स, ये ओम होता है और ओम का उल्टा कर देते हैं, ओम इनवर्स, इसको बोलते हैं उल्टा पढ़ लो, MHO, यूनिट।
सही है। बढ़े आगे। एक बार इसकी यूनिट समझ लो कि यूनिट क्या होती है, एमएचओ, ओम इनवर्स क्या होता है, आओ समझो। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला याद करो, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, 10वीं क्लास, सभी लोग बोर्ड पे देखें। आर की यूनिट ओम, रो पता नहीं, लंबाई की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया, रो ओम इंटू मीटर। ये तो किसकी आ गई, रो की रेजिस्टिविटी। अब चाहिए कंडक्टिविटी, वो क्या होता है 1/रो, 1/ओम मीटर। ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को बोल देते हैं एमएचओ, मीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स। तो याद रखिए यूनिट भी आनी चाहिए, यूनिट का सवाल कभी कभार आ जाता है, तो रो पता होना चाहिए। रो का उल्टा सिग्मा कहलाता है, टर्म के साथ खेलिए, रो रेजिस्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, तब जाके प्रश्न करने में मजा आएगा। छोटी छोटी बातों को सीखिए। बढ़ो आगे। चलो अब ये नंबर छोड़ना है, 10वें पे जम करो। AIEEE का सवाल है, 10वें पे जम करो। खुद करो, 10वां कर सकते हो। गिवन लिखो, फॉर्मूला सोचो, फाइट तो माननी पड़ेगी। अपन सोचे देखते ही सॉल्व हो जाए, भैया वो संभव नहीं है। गिवन लिखें, सोचें। दसवां आराम से लिखें, क्या दे रखा है। उसने दिया है कंसंट्रेशन का रेशियो होल और इलेक्ट्रॉन का। ऊपर कौन है बताइए, इलेक्ट्रॉन। तो Ne बटे कितना दे रखा है बताइए, 7/5। ठीक है, तो Ne/NH का रेशियो दे रखा है, और क्या दे रखा है, करंट का रेशियो। तो IE बटे कितना, 7/4। ठीक है, अब प्रश्न आसान है, थोड़ा जूझिए उसके साथ। अब अपने पास I का फॉर्मूला बोलो, I बराबर NaEVD। अब आशीष सर मुझे IE चाहिए, तो NaEVD किसका, E का। आशीष सर IH लिखना है, लिखना प्यारे, NaEVD किसका, H का। रेशियो ले लें, A से कट गया E से E। अब I बटा IH पता है 7/4, Ne बटा NH 7/5, VDE बटे VDH। 7 से 7 घटा, 5 यहाँ भेजता हूँ, 5/4 हो गया। AIEEE में आया हुआ है, देखो बिल्कुल बेसिक सवाल है। बोलिए, बढ़े आगे।
तो ये तो बात थी सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जिसे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है। कंडक्टिविटी लो क्यों होती है? क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच पाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बड़े लोगों ने क्या किया, इसमें कुछ क्या मिला दी? अशुद्धि मिला दी, इम्प्योरिटी मिला दी। अब वो पढ़ना चाहते हैं। अगला देखिए, हेडिंग लिखी हुई है ELP में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले 4 लाइन पढ़ लीजिए। उन अशुद्धि को जो मिलाते हैं उसे बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। जो नया सेमीकंडक्टर मिलता है उसे बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, और वी कैन से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब इस बात को देखिए, एक छोटे से डायग्राम से बताता हूं। मेरे पास था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये कैसा था बताइए? प्योर। इसमें क्या मिलाई? अशुद्धि। अशुद्धि को बोलते हैं डोपेंट्स। क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। अशुद्धि मिलाने के बाद जो नया सेमीकंडक्टर मिला उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरे भाषा में बोलते हैं इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर। तीसरी भाषा में बोलते हैं आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। प्रश्न अराइजेस, आशीष सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सीधा उत्तर है प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है। इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं, और उस इम्प्योरिटी डालने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी वो अपना 1 घंटा है डिस्कशन, पर इम्प्योरिटी डालने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। 3 शब्द सुनिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। जो अशुद्धि मिलाते हैं उसे बोलते हैं डोपेंट्स, और जो नया सेमीकंडक्टर मिला उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। ऐसा वहां फोटो बना लीजिए, वहां नीचे जगह है, सबसे नीचे उसी पेज पर हमने जगह छोड़ी है ताकि आप ये फोटो बना पाए। तो वहां ऐसा फोटो बना लीजिए। इंट्रिंसिक में जब अशुद्धि मिलाई जाएगी तो अशुद्धि मिलाने के बाद जो नया सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा उसे हम बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। पेज नंबर 4 में सबसे नीचे लाइन के बाद जगह है, वहां उस जगह का यूज करिए और ये वाला डायग्राम बना लीजिए। तो आपको इससे सारी कहानी समझ में आ जाएगी, वो 4 शब्द भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो क्लियरिटी आएगी। इंट्रिंसिक बोले तो प्योर, प्योर में अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाने को बोलते हैं प्रोसेस को डोपिंग, उस अशुद्धि को बोला जाता है डोपेंट्स, और जो नया सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और वी कैन से डोप्ड सेमीकंडक्टर। सीधा पहला छोटा सवाल दिमाग का, सर ये क्यों करा जाता है? तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सिंस द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो, in order to enhance its conductivity some impurities are added. These impurities are called dopants. The process is called doping, and the semiconductor so obtained is called extrinsic semiconductor or doped semiconductor. बोलिए, क्लियर है बात? अब इसके 2 पार्ट हैं, वो पढ़ते हैं। तो कॉपी खोलिए, पहला बनाइए एन टाइप। अब आराम से सुनिए, यहाँ से अब चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। अब लिखिए पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर। आराम से सुनिएगा, बढ़िया, धीरे 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 समझ में आ जाएगी बात। आज दोनों लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर चैप्टर आसान हो गया है। ट्रांजिस्टर इस साल से, लास्ट ईयर से एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। अपनी तो इस ELP में ट्रांजिस्टर दे रखा है, जिसे पढ़ाने में 2.5 लेक्चर खर्च होते हैं। नोट्स में भी, मॉड्यूल में भी ट्रांजिस्टर है, पर एनसीईआरटी से ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है। और एनसीईआरटी से हटा दिया गया है तो सीधा सीधा है, उससे प्रश्न नहीं आएगा। इस साल भी नहीं आया था ट्रांजिस्टर का, तो संभावना लीस्ट है। हम तो पूरा पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चंस करेंगे जैसा हम इतने सालों से कर रहे थे, पर पेपर में एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए संभावना बहुत लीस्ट है।
तो बचा ही नहीं, ट्रांजिस्टर को हटाने के बाद आगे का ही पोर्शन बचा, पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर, और एक बचा लॉजिक गेट। तो यहीं से अपन को 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। इस साल भी यहीं से आए तीनों प्रश्न, और ट्रांजिस्टर नहीं था, एक भी प्रश्न नहीं है। अपन पूरा पढ़ेंगे 3 लेक्चर में अच्छे से, सारे सवाल हमने ईएलपी में डाल रखे हैं, और बैक ऑफ माइंड पता होना चाहिए। अगर आप नई एनसीईआरटी डाउनलोड करेंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट से, तो उसमें ट्रांजिस्टर नहीं है, लास्ट ईयर से ही हट चुका है। आपके पास जो एनसीईआरटी वो पुरानी एनसीईआरटी है। गूगल पे जाकर एनसीईआरटी की सीबीएसई की वेबसाइट से लेटेस्ट एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें ट्रांजिस्टर कोई चैप्टर नहीं है, हिस्सा ही हटा दिया सारा, सारे क्वेश्चन सॉल्व, एग्जांपल, पीछे के अनसॉल्व, थ्योरी सब हटा दी गई। चलिए अब बात करते हैं एन टाइप की। आराम से रिलैक्स होकर सुनिएगा, दमदार है। एन टाइप में जान लगा लोगे तो पी टाइप चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं वो देखिए। इसमें जो अशुद्धि मिलाते हैं वो होती है पेंटावेलेंट। कौन सी? पेंटावेलेंट। अब बताओ पीरियड टेबल में पेंटावेलेंट कौन कौन होते हैं, याद करिए। एन, पी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बच्चों ये सब क्या है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब इनके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और लॉजिकली देखिएगा बगैर फैन चलाए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अगर मैं अपने सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन के पास वैलेंस में कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन। याद करिए, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। कुछ भी मत बनाइएगा, सब लिखा हुआ है नोट्स में, सिर्फ देखिएगा, 3 बार 4 बार समझिएगा तो मजा आ जाएगा, बातें क्लियर हो जाएंगी। ये सिलिकॉन की बात हो रही है, ठीक है साहब। ये सिलिकॉन के पास 4 थे, इसने दूसरे 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट बढ़िया पूरा कर रखा था। ये बात किसकी हो रही है? इंट्रिंसिक। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। रिलैक्स होकर देखिए, इंट्रिंसिक सारे कौन है? सिलिकॉन, सिलिकॉन के एटम, कोई अशुद्धि नहीं है। अब आपने क्या किया, इस एक पेंटावेलेंट को मिलाया। किसको? पेंटावेलेंट बोले तो फास्फोरस। फास्फोरस के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। खुद सोचिए क्या होगा। इन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कैसे? वो देख, तुमने अशुद्धि डाली, ये सिलिकॉन को मैंने रिप्लेस किया। अब देख इस सिलिकॉन की जगह कौन आ गया? फास्फोरस। अशुद्धि देख, इसके 1 2 3 4 ने तो सिलिकॉन के साथ क्या बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड। और 5वां इलेक्ट्रॉन जो बच गया था वो इसने सर्किट को दान कर दिया। क्या कर दिया? यहीं से शब्द आता है डोनर। तो कहाँ पूछा जाता है? एन टाइप में जो अशुद्धि मिलाते हो उसे कैसी अशुद्धि बोलते हैं? डोनर। क्यों डोनर बताओ? क्यों? इसने अपने हिस्से का 5वां इलेक्ट्रॉन, ये लूजली बाउंड होता है और रूम टेम्परेचर पर ही फ्री हो जाता है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, कोशिश करके देखो। मान लो आपने 10,000 फास्फोरस डाले, कोशिश करिए 10,000 फास्फोरस के एटम डाले। ईच फास्फोरस एटम कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो 10,000 फास्फोरस 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे। सर्किट में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में आ जाएंगे, तो कंडक्टिविटी अचानक से बढ़ जाएगी। हम भी तो ही चाहते थे कि कंडक्टिविटी क्या हो जाए? एनहांस हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? वापस देखिए, लॉजिकली समझिए। पहली बात करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें सारे सिलिकॉन थे। अब हमने कौन सी अशुद्धि मिलाई? ये सब प्रश्न है पेपर के थ्योरेटिकल। एन टाइप के लिए कौन सी अशुद्धि? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट बोले तो जिसके पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ये देख 4 है तो सिलिकॉन के साथ क्या बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड। 5वां इसने सर्किट को डोनेट कर दिया। ये लूजली बाउंड होता है, बहुत कम ऊर्जा पर ही फास्फोरस से संबंध अपना तोड़ देता है। अगर इसका बेंड डायग्राम बना है, एक बार पूछा गया था एम्स में, तो आप देखना, ये अपना ऊपर वाला कौन होता है? याद करो, कंडक्शन बैंड। नीचे वाला कौन होता है? वैलेंस बैंड। इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स, तो जरा देखिए इसका जो एनर्जी लेवल है वो यहां आएगा। ये किसका है?
डोनर इम्प्योरिटी एटम ऑन फॉस्फोरस, उसका क्या है ये एनर्जी लेवल। और मजे की बात है ये जो गैप होता है बच्चे, ये होता है 0.05। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब है, याद नहीं करना, केवल ये सोचना बहुत कम है। तो रूम टेम्परेचर पर ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये सीधा सीधा कहां भाग जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो बताइए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा अचानक से बढ़ गई, और अगर अचानक से बढ़ गई तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक प्रोसेस तो पुराना वाला तो अभी भी होगा, वो सुनना कौन सा, रूम टेम्परेचर पर कुछ बॉन्ड तो टूटेंगे ही। सोच, ये बॉन्ड टूटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया, और इसने पीछे क्या बना दिया, उसकी भी तो कंडक्टिविटी आएगी। कहानी को रिवर्स करिए, ये तो है फॉस्फोरस वाले, ये तो आई गए 10,000, और रूम टेम्परेचर पर सिलिकन के बॉन्ड भी तो टूट रहे हैं, और उसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, कंडक्शन में, और नीचे कौन है, तो अगला सवाल सुनना, मजा आएगा। अब शब्द आता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी। इंट्रिंसिक में दोनों बराबर थे, 15 इलेक्ट्रॉन गए तो पीछे 15 होल्स की जगह खाली हो गई थी। इसमें बताइए बराबर ज्यादा कौन है, स्वाभाविक सी बात है। देख सोचना 10,000 फॉस्फोरस डाले तो 10,000 इलेक्ट्रॉन तो सीधे सीधे आगे तेरे खाते में, और 12 बॉन्ड और टूट गए तो 12 इलेक्ट्रॉन वो भी आ गए, तो कुल इलेक्ट्रॉन 10,000 12, और होल्स केवल 12। तो मेजॉरिटी कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी तो 5 प्रश्न बन चुके हैं इस स्लाइड में से। आइए रिवाइज करिए 3 बार, बताइए कब तक समझ में नहीं आ रहा वो बताइए। पहला, कौन सा सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, एन-टाइप। कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, पेंटावैलेंट बोले तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5, 4 ने तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, और 5वां इलेक्ट्रॉन ये देखिए 5वां है, ये इसने सर्किट को डोनेट कर दिया, दान कर दिया, दैट्स व्हाई डोनर टाइप इंप्योरिटी। ये देखो इसका जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास में है, क्योंकि इसके पास बहुतायत मात्रा में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये 0.05 क्या लिखा कि बहुत कम एनर्जी पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो सर्किट में ज्यादा से ज्यादा कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी। अब ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसकी बात करते हैं, आप एन टाइप में देखिए, कोई फोटो मत बनाइए, सब कुछ लिखा हुआ है, नीचे टेबल बनी हुई है, टेबल देखो आप, 1 2 3 4 5 टेबल देखो। हाँ नहीं, वो तो फास्फोरस के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, और बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। उनको फ्री करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 0.05। तो रूम टेम्परेचर वो सारे फ्री होके कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन में। अब बताइए, सारे पॉइंट पढ़ लीजिए उसके, फिर मैं कुछ रिलेशन बताता हूं जो उसने लिखे हैं, वो भी देखिए। अब आप बताइए, सिग्मा एक तो ई होता है और एक सिग्मा एच होता है, बताइए डोमिनेट कौन करेगा, सिग्मा ई। पूछ क्यों, भूल रहा है, नहीं सोच पाता मैं सब, अरे मैं बताता हूँ ना, क्यों नहीं सोच पा रहा, सोचना। एन टाइप, पेंटावैलेंट अशुद्धि डाली, पेंटावैलेंट बोले तो 5 बोले तो 4 ने तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, 5 में से दान कर दिया, तो सर्किट में बहुत मात्रा में कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी, क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है। बता Ne बड़ा है या NH बड़ा है, Ne बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे फिर तो इसमें Ne बराबर NH नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा, कैसी बात कर दी। Ne बराबर NH तो किसमें होता है, इंट्रिंसिक में,
सिग्मा बराबर कैसे होगा? इसमें तो एनई बहुत ज्यादा होता है, एनई ज्यादा होता है तो सिग्मा ज्यादा हो गया। सिग्मा का फॉर्मूला बोल, सिग्मा का फॉर्मूला पन्ना पलट एन ई म्यू, एन ई का ज्यादा है तो सिग्मा भी ई का, देखिए सिग्मा इज ग्रेटर देन। अब बता करंट किसकी ज्यादा होगी? करंट तो टोटल दोनों के कारण फ्लो होती है, बट आई बहुत ज्यादा है। आई क्यों बहुत ज्यादा है? बोलिए वाले को बहुत ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होने वाली करंट की मात्रा होल्स की नेग्लिजिबल है, तो हम बोल देते हैं टोटल करंट इज नियरली इक्वल टू ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जबकि वास्तव में तो दोनों के कारण होती थी, पर आईएस को नेग्लिजिबल है, ऊपर से जा रहा है। आईएच क्या है? नेग्लिजिबल। टोटल करंट किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स के कारण या होल्स के कारण? इलेक्ट्रॉन। टोटल कंडक्टिविटी भी किसके कारण? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल्स की मात्रा बहुत कम। मेजॉरिटी बताओ, मेजॉरिटी बताओ इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी बताओ। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट समझ में आएगा, इसने जो ग्रेटर ग्रेटर लिखा है ना, अब देखो, अब इसके चारों पॉइंट पढ़ लो 4 बार, 4 पॉइंट 4 बार। अच्छा हुआ 4 ही था, 10-12 होते तो कितनी दिक्कत होती। 4 पॉइंट 4 बार पढ़ लीजिए, चारों याद करिए, मनन करिए और बोलकर आंख बंद करके फिर वापस बोलिए। सोचिए, एन टाइप में पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाई, पेंटावैलेंट बोले तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो सिलिकॉन के साथ क्या बना लिए? कोवेलेंट बॉन्ड। बना लीजिए। चालू करूं मैं बोलना? चारों याद हो गए क्या? कौन सा नहीं समझा है बताओ तो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा? सारे समझा दिए क्या? बढ़ो देखो तो मैं कितने हैं वो बताओ। ऊपर एन टाइप के फोटो बनी हुए हैं देखो। पहला फोटो तुम समझ सकते हो, उसने देखो 5वां इलेक्ट्रॉन सर्किट को दान कर दिया। तीसरा भी तुम समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कंडक्शन बैंड के पास हैं और वो तुरंत कहां कूद जाएंगे? कंडक्शन में। बीच वाला फोटो मुझे समझाना है। वो देखिए इतने सारे प्लस प्लस क्यों आए? ये प्लस प्लस पता है कौन है? ये फास्फोरस के है, क्योंकि फास्फोरस अपना 5वां इलेक्ट्रॉन देगा, देन फास्फोरस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सोच, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम प्लस बनता है ना। तुम बोल रहे हो फास्फोरस अपना 5वां इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना 5वां इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 5वां दे रहा है, तो फास्फोरस के पास, खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो बीच में इतने सारे पॉजिटिव बने हुए हैं, देखो वो कौन है? वो फास्फोरस के आयन है, इमोबाइल आयंस। क्यों इमोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा होता है, ये इधर से उधर मूव नहीं करते। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ये कौन है? इमोबाइल, इमोबाइल आयंस। पता पॉजिटिव क्यों आया? सोच, पता पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि फास्फोरस ने अपना 5 इलेक्ट्रॉन दान किया है, देन फास्फोरस खुद किसके का चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आप बताइए क्या एन टाइप की सारी बात क्लियर है क्या? एन क्लियर है तो पी तो बहुत कम समय में क्लियर होगा। तो एन के चारों पॉइंट पढ़ो और हाथ खड़ा करके बताओ, बगैर देखे कौन बोलेगा चारों। एन के चारों बिंदु 2 मिनट ले लो और सोचो, कोशिश करो कि पेंटावैलेंट डालते हैं, जरूरी नहीं इसी शब्द में बोलो, अपनी अंदाज में बोल सकते हो। सर देखो पेंटावैलेंट डालेंगे, पेंटावैलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 4 को सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 5वां इसने दान कर दिया। अच्छा दान कर दिया तो डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन दान किया तो सर्किट में बहुतायत मात्रा में कौन आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी, करंट भी इलेक्ट्रॉन्स के कारण डोमिनेट फ्लो करेगी। डोनर टाइप इसे बोलते हैं। मेजॉरिटी कौन होंगे? खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कौन होंगे? होल्स। सारी बात हो गई, कोई टेंशन ही नहीं।
वो तो 5-6 इलेक्ट्रॉन्स का फ्री हो गया रूम टेम्परेचर पर। बोलिए पढ़ूं आगे? यस सर। क्या इसमें Ne बराबर NH होगा क्या? दूर दूर तक नहीं होगा यार, Ne तो बहुत ज्यादा है। इसमें अलग रिलेशन फॉलो होता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। फॉर्मूला अगर आपको याद हो 12th बोर्ड का, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्टिव लेवल में, उसका होता है Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रेट ऑफ ब्रेकिंग। वहां से इसको डिराइव किया जाता है। अपने जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, डायरेक्ट याद करिएगा NeNH बराबर Ni स्क्वायर। सर एक एक इसमें नाम बोल दीजिए कौन है, खुद सोचिए। Ne कौन? Ne इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, NH होल कंसंट्रेशन, Ni इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सर इसको किस में लगाऊं, इंट्रिंसिक में लगाऊं या एक्सट्रिंसिक में लगाऊं? इंट्रिंसिक में तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 = 1 आ जाएगा। सोच जैसे Ne और NH बराबर होते हैं जो कि Ni होता है। Ne की जगह रख Ni, NH की जगह रख Ni, तो Ni स्क्वायर बराबर Ni स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है किसमें लगाओगे? एक्सट्रिंसिक। तो Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। अब कुछ कठिन बातें सिखाता हूँ, वो देखिए। अब ध्यान से देखना, फिर सिखा रहा हूँ एन टाइप, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व होना चालू हो जाए। एन टाइप में अगला जो सेंटेंस देखिए बहुत जबरदस्त है। नंबर ऑफ डोनर एटम इज इक्वल टू Ne। क्या ये मानते हो क्या? कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि सर ये सही है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज इक्वल टू Ne। इतने लोग, हाँ भाई नजर बताओ। हाँ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है उसी की वजह से चार्ज हो रहा है सर। तो वो पेंटावैलेंट जो डोनेट कर रहा है इस पे क्रिस्टल पे, तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। नहीं वो तो सब सही है, पर ये क्या लिखा गया है? Ne बराबर Ne। हाँ सर पेंटावेलेंट जो एटम आया उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो Ne की तरह एक्ट किया और उसी ने कंडक्शन कराया। होल्स का नंबर बहुत कम था इसलिए हमने Ne के बराबर लिख दिया Nd। और कोई? हाँ डोनर एटम वो फास्फोरस था, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दिया और उसमें सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे Ne और NH बराबर होता था, पर वो नेग्लिजिबल हम लोग मान लिए, बस उसी का इलेक्ट्रॉन बराबर। चलो 2 बिंदु बोलिए सीधे सीधे। मैंने आपको बोला 10,000 फास्फोरस डाले तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आ गए ना भाई। वही तो लिखा हुआ है Nd, नंबर ऑफ डोनर एटम। कौन है डोनर एटम? फास्फोरस। तो ऐसा बोले ना सर मैंने 10,000 फास्फोरस डाले तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो सर फिर आपने बराबर लिखना चाहिए ना। ये नदी का बहा दिया, पता है क्यों बहाई नदी? आप भूल गए। 10,000 तो ये आए और वो 12 टूटने की वजह से भी बहा रहे थे, तो होंगे तो 10,012, पर लगभग वो 10,000 डोनर एटम के बराबर होंगे, क्योंकि बॉन्ड के टूटने से तो बहुत कम आते हैं। अरे हेलो, बराबर ना लिख के नदियां क्यों भाई, ये समझ में आया? क्योंकि देख वापिस सुन, 10,000 फास्फोरस तो 10,000 इलेक्ट्रॉन, परंतु 12 तो और भी तो आ रहे। कहां से? बॉन्ड के टूटने से। तो इसलिए होते तो वास्तव में 10,012 है और लगभग किसके बराबर मानेंगे? 10,000। और अब लगा सकते हैं Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। Ne की जगह बता क्या लिखूंगा? Ne इंटू NH। तो यहां से वो होल कंसंट्रेशन पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, काम का है ये फॉर्मूला। ये हो गया साहब एन टाइप। वही लिख लीजिएगा, एन टाइप की टेबल के नीचे जगह है, लाइन खींच के जगह छोड़िए और लाइन भी खींचिए ताकि आपको पता चले। हाँ अब मैं इसके बाद लिखूंगा, अब मेरा लिखने का इसमें जगह है कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। सेमीकंडक्टर की ELP खोलिए, पेज नंबर 5 पर आइए, एन टाइप में नीचे जगह है, वहां इस जगह को लिख दीजिए।
चाहता तो मैं उस समय भी टाइप करा सकता था, पर मैंने जानबूझ के नहीं कराई, क्योंकि एक बार खुद से थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं ना, तो थोड़ा उससे में इंटरेस्ट बना रहता है, और चीजें हम बढ़िया तरीके से, हमारे नोट्स ऐसे तैयार हो जाएंगे कि पूरा इसमें सेमीकंडक्टर हर पॉइंट आ जाएगा। इसको पढ़ना, मुझे मत गिफ्ट कर देना कि लो सर सेमीकंडक्टर शानदार तैयार हो गया पूरा ELP से, ये आप रखिए, आपके काम आएगा, ऐसा मत करना। इसको रिवाइज करना 2 से 3 बार, तब कॉन्फिडेंस आएगा, एक एक सवाल बनेगा। घर पर प्रश्न बनाइए, तब मजा आएगा। इसलिए तो हम सब बोलते हैं, हम पढ़ाते हैं, बच्चों से पूछते रहते हैं, सेमिनार लेते हैं, इतने बच्चों को पढ़ा लिया कि कौन कौन सफल होना चाहता है नीट में। आपसे पूछे तो आपसे भी हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ सर मैं भी होना चाहता हूँ। पर उसको सफल होने के लिए जो हमें कठिन परिस्थिति से गुजरना है, जो हमें कीमत चुकानी है, जो बार बार क्वेश्चंस करने हैं, 10,000 सवाल लगाने हैं, उसके लिए हम तैयार कहाँ हैं। हमने अपने आप को एक बहुत सरल इजी मॉडल में डाल रखा है, आएंगे पढ़ेंगे घर जाएंगे, अभी सो जाएंगे, फिर वापस थोड़ा बहुत पढ़कर फिर वापस आ जाएंगे। जबकि अपने आप को आपको डालना चाहिए एकदम कठिन परिस्थितियों में। जितना अपने आप को डिस्कम्फर्ट में ले जाएंगे ना, उतना ज्यादा। अभी आप कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके वो अभी वो आग थोड़ी ना है, जुनून नहीं है। जब वो आग आएगी ना कि नहीं सर मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है सर, कंफर्ट का है, नींद भी छोड़नी है, नींद को कम करना है, क्वेश्चन बनाने हैं, टारगेट्स पूरे करने हैं, तब जाके आएगा। कंफर्ट जोन में जीने से फायदा नहीं है। जितना अपने आप को डिस्कम्फर्ट रखोगे ना, उतना ज्यादा पढ़ाई के नजदीक आते जाओगे। चलो तो बोलो एन टाइप क्लियर है। अब पी टाइप देखना, खुद समझिएगा पी टाइप क्या होगा, खुद समझना। पी टाइप में अब डालते हैं हम इसमें पेंटावेलेंट। कौन सी डालते हैं? पेंटावेलेंट, नहीं ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट पेंट टाइप में डालते हैं, कौन सी डालेंगे? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट कौन कौन होती है? बी, एल, जीए, इन, टीवेलेंट, ये होती है। कौन होती है? ट्राइवेलेंट। अब सोच क्या होगा, इमेजिन कर, तुमने ट्राइवेलेंट डाल दिया, अब ट्राइवेलेंट क्या करेगा, जरा सोचो। इसी डायग्राम में फायदा लेते हैं। ट्राइवेलेंट क्या करेगा? तुमने ट्राइवेलेंट डाल दिया, ट्राइवेलेंट बोले तो कौन डाल दिया? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1, 2, 3। और अब एक जगह क्या हो गई? खाली छूट गई। एक जगह क्या हो गई? खाली छूट गई। उससे क्या होगा बताइए, खुद बताइए। एक होल क्रिएट हो गया। तो सर इससे फायदा क्या हुआ? इमेजिन करना, तू वाक्य नहीं बोल पा रहा, इमेजिन कर। मैंने 10,000 एल्यूमिनियम डाले, कोशिश कर, एक एल्यूमिनियम एक होल दे रहा है, तो सर्किट में अचानक से 10,000 होल आ गए। इन 10,000 होल्स को फिल करने के लिए आजू बाजू खलबली बन जाएगी, और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन होल्स को भरने के लिए शिफ्ट होंगे। सर्किट में कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाएगी। याद करिए, वापस सीखिए। एल्यूमिनियम आपने डाला, आराम से बोलिए एल्यूमिनियम कौन? ट्राइवेलेंट। कोशिश करिए कौन? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तो इसने सिलिकॉन के साथ बंद बना दिया। देख 1, 2, 3, ये तो काम आ गए। चौथा जगह खाली छूट गई, इसे हम क्या बोलते हैं? होल। जरा सोचिए, अब बताइए 10,000 एल्यूमिनियम डालोगे तो 10,000 होल बनेंगे। 10,000 होल को फिल करने के लिए आजू बाजू के लैटिस के 10,000 लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? जंप करना पड़ेगा, और उनके जंप के, उनके फ्लो की वजह से सर्किट में बताइए। अब बताइए मेजॉरिटी कौन? होल्स या इलेक्ट्रॉन्स? अचानक से होल ही होल हो गए, जस्ट उल्टा चलेगा। बताइए जस्ट उल्टा। अब कौन ज्यादा? होल। NH इज ग्रेटर देन Ne। मेजॉरिटी बताओ, मेजॉरिटी चिल्लाओ, मेजॉरिटी चिल्लाओ। होल्स। बहुत बढ़िया। माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। करंट किसके कारण डोमिनेट? होल्स के कारण। कंडक्टिविटी किसके कारण? होल्स के कारण। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है सारी? मेजॉरिटी कौन? होल्स। माइनॉरिटी कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बार फिर सुनिएगा, फिर सुनिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट। एक लॉजिक बोलिए, ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाई। ट्राइवेलेंट बोले तो जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के साथ 3 के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक वैकेंसी खाली रह गई। इस वैकेंसी को भरने के लिए, इन 10,000 वैकेंसी को भरने के लिए
10,000 लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, इधर से उधर भागना पड़ेगा, और उसके कारण क्या आएगा, करंट फ्लो करेगा। बोलिए हाँ है क्या। अब पढ़ लीजिए पी टाइप के सारे पॉइंट, पी टाइप के सारे पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज ये पूरा तैयार करिए, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, और ये सारे प्रश्न 2 लेक्चर जो पढ़ा रहे हैं उतने ही घर पर फिर से तैयार कर लीजिए। ईएलपी में बिल्कुल सिस्टमेटिक दे रखा है। अब देखिए चारों पॉइंट क्लियर है क्या पी टाइप के, चारों याद कर लीजिए और कोशिश करिए बोलकर। कोई एक समझ लेंगे तो दूसरा बिल्कुल उल्टा चलेगा। वहां माइनॉरिटी है तो यहाँ मेजॉरिटी बन गए, वहां ट्राइवेलेंट है यहाँ पेंटावेलेंट। अच्छा अब यहाँ एक्सेप्टर बोलोगे, सोचो एक्सेप्टर क्यों, फील कर पा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मांग रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स को मांग रहा है, दैट्स व्हाई से क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। सब पूछे जाते हैं ये, यही पूछा गया कि कौन सी अशुद्धि है, इनके नाम भी लिख लो, इनके नाम लिख लो वहां टेबल में, ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीएल, लिख लो अशुद्धियों के नाम, यही पूछ लिया जाता है। और ट्राइवेलेंट ना देके इनका नाम दे देता है, एल्यूमिनियम डाला तो बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर बना, तो ध्यान रखना। ये टाइप में लिख, एन में क्यों लिख रहा है, चलिए बढ़े आगे। चलो अब आप पन्ना पलटो, क्वेश्चन आपका स्वागत करेंगे, पन्ना पलट के देखो। करा तुम सारे 11 से 15, चलो सारे करा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में सारे के सारे, ठीक है। चल चालू कर 11वें से, सब करा दूंगा मैं, 11वें से आ जाओ। और एक खास बात सुनना, और टेलीग्राम चैनल पर इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी है हैंड रिटन, अभी उसको टैग कर दूंगा, एक एक सवाल को हैंड रिटन सॉल्व किया मैंने खुद ने, जिससे आपको फील आती रहेगी, अरे मास्टर तो ज्यादा मेहनत कर रहा है, आपने एक भी एलपी का एक भी प्रश्न पूरा पूरा कहां सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व, पूरा हैंड रिटन, और टाइप वाला नहीं, हाथ से लिखा हुआ, वो आप देखना आज मिलेगा आपको। आज पूरी एलपी करना 1 से लेकर 15 तक, और जिस सवाल में अटको टेलीग्राम पर पूरे सॉल्यूशन पढ़े, वहां ऊपर सर्च में देख लेना सेमीकंडक्टर ELP1 सॉल्यूशन, जैसे आप हैशटैग करोगे वो अपने पास सेमीकंडक्टर आ जाएगा, उसको आराम से एक एक सवाल को देख लेना, पूरा सॉल्व कर रखा है, शानदार, जबरदस्त करना है, अगर ठान लोगे तो हो जाएगा। ये सर ELP, सेमीकंडक्टर, मॉड्यूल, NCERT कुछ नहीं छोड़ना सेमीकंडक्टर का, और उसके बाद 3 बार रिवीजन करा दूंगा, हो गया तैयार। पच्चीस तारीख के पेपर में सब कुछ आ रहा है शुरू से, इसलिए रिवाइज चालू करिए, रे ऑप्टिक्स से रिवीजन चालू करिए, रे ऑप्टिक्स का पूरा रिवीजन 3 लेक्चर में करिए, और उसको भी फास्ट फॉरवर्ड में सुन लीजिए, अनअकैडमी के ऐप पे पढ़ा है, फास्ट फॉरवर्ड में सुनिए, 1x में नहीं 1.5x से सुनिए, तो 4.5 घंटे का आप 2-2.5 घंटे में पूरा सुन लेंगे, उसमें सारे न्यूमेरिकल हो गए PYQ के पिछले 20 साल के, आप सोचिए 3 घंटे में तो पूरे 20 साल के न्यूमेरिकल है, साथ में कॉपी लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन करते जाइए, मॉड्यूल लेकर बैठिए, 3 घंटे में पूरा रे ऑप्टिक्स कर लीजिए, फिर मॉडर्न रिवाइज करिए, भैया रिवाइज तो करना पड़ेगा, फॉर्मूले तो लिखने पड़ेंगे, पूरा सिलेबस इसलिए दे रहे हैं, और ऐसा इस बार नहीं 4-5 बार और करेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी कि यार इतना सारा सिलेबस हमें एक साथ मैनेज करना आना चाहिए, हाँ तो पूरा आएगा तीनों विषय। चलिए 11वां करें, आओ 11वां देखो, 11वां बहुत अच्छा है, वही कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये 3 सवाल बोनस है, बच्चा सेमीकंडक्टर इतना सीरियसली लेता नहीं है तो ये बातें कम समझ में आती है। अब आप देखिए प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन, तो तुरंत दिमाग चले ये क्या है, प्योर, प्योर प्योर का मतलब क्या है, ये इंट्रिंसिक बोले तो ये NE है, NH है या NI है, एक ही बात है, सब बराबर ही होते हैं,
बता क्या पहली लाइन से नहीं समझ में आ गया? अब आगे चल। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली, तुरंत दिमाग की कैसे चला? अच्छा सर मुझे सोचने दो। पेंटावेलेंट मतलब 5 डाले, 5 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, 5वां इलेक्ट्रॉन दान हो गया। इसका मतलब ये है Ne, क्योंकि जो Nd होता है वही तो Ne होता है। ये सोचने के लिए पिछले 10 मिनट तुझे याद करने पड़ेंगे। वापस सीख, मैं सिखाता हूँ। पेंटावेलेंट अशुद्धि डाली सर, पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, 5वां इसने सर्किट को दान कर दिया। 10,000 फॉस्फोर डालूंगा तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसने इतने एटम डाले तो इतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसकी वैल्यू आ गई Ne आ गया। तो एक पहला पार्ट तो हो ही गया सॉल्व। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर डोपिंग। ये Ne आ गया डायरेक्ट बेटा, ये Ne आ गया डायरेक्ट। सोच, कोशिश कर, वो वाक्य बोल, मैं 10,000 फास्फोरस डालूंगा तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर मैं 2 × 10 की घात 20 एटम डालूंगा तो इतने ही इलेक्ट्रॉन सर्किट में आ जाएंगे। तो ये Ne आ गया। दूसरे में क्या पूछा है? NH, पता क्या लगा देगा? Ne into NH बराबर Ni²। Ne 2 × 10 की पावर 20, NH पता नहीं, Ni 2 × 10 की पावर 18 का होल स्क्वायर, तो 2 × 10 की पावर 20, NH 2 का स्क्वायर 4, 18 का 36, NH चाहिए। 4 × 10 की घात 36 बटे 2 × 10 की पावर 20, ये 2 कटा और 36 में से 20 जाएगा तो 16। पीछे आंसर करेक्शन है, 10 की पावर 16 आएगा। करेक्शन कर लीजिए, पीछे करेक्शन है, पीछे करेक्शन है, पीछे करेक्शन कर लीजिए। 11वें सवाल का आंसर। बोलिए, क्लियर हुआ? आसान प्रश्न है। Ne × NH बराबर Ni²। चलो अब एक बात और सिखाता हूँ, एक बात और सीखिए सभी लोग। बोर्ड में देखिए, यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल आएगा, पेपर में आता है, नीट में 2018, 19, 20 में आए हुए हैं। आइए टिप्स पर याद करिए, वो टेबल खुद सोचिए। एन टाइप, सर मुझे बोलने दीजिए। एन टाइप में कौन? पेंटावेलेंट। ऐसे सोच, पेंटावेलेंट, ठीक है। पेंटावेलेंट मतलब इसने अपना 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। कौन सी अशुद्धि? डोनर। सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी लिखने की जरूरत ही नहीं हो तो होल सी होंगे। फिर एन टाइप में कौन है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट बोले तो एन पी एस, एंटीमनी। ये मुख्य वाली इतना याद होना चाहिए। ये याद है तो दूसरा उल्टा हो जाएगा। पेंटा की जगह डोनर की जगह एक्सेप्टर, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की जगह। सीधा थ्योरेटिकल सवाल आया। देखो आप 14 और 15 पढ़ो, नीट 2013, 2019। टिक लगाना है 10 सेकंड में 4 नंबर। सवाल नंबर 14 और 15 पढ़ो तसल्ली से। तुम कर लोगे सेमीकंडक्टर पूरा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल विश्वास रखना। 14 और 15 थ्योरेटिकल प्रश्न है, खुद करिए। चलिए दोनों आराम से पीछे से आंसर देखिए, टिक करिए। और देखो नीट में आए हुए हैं, घर जाके आधा घंटा पढ़ लेना बस, तो ये शानदार तैयार हो जाएगा और पूरे सवाल लगा लेना। अब आओ प्रश्न संख्या 12 पर। 12 पे पढ़ो। 12 आराम से गिवन लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे सर सीखना है, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन बनाने हैं। पढ़ो धीरे धीरे, गिवन लिखो।
ये 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सर ये N ही है या NH है? अरे इंट्रिंसिक है, ये तो बदमाश है। सभी कहेगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, अरे यही NH है, यही Ne है और यही तो Ni लिखना, वो तो परेशान करेगा ही। और उसने आगे लिखो दिया इंट्रिंसिक। अब तुम वो सोचो ना, इंट्रिंसिक में तो सब बराबर होते हैं, Ne बराबर NH बराबर Ni, तो ये Ni है। When it doped with indium, the density of whole NH दे दिया कितना? 5 × 10⁻²2। खत्म। Ne NH बराबर Ni²। फाइंड द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। Ne पूछा है तो क्या हो जाएगा? Ni² बटे NH। Ni 7.07 × 10⁻50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH 5 × 10⁻20। वो पहला वाक्य इंपॉर्टेंट है, बच्चा उलझ जाता है। या डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ये तो Ne हो गया। अरे Ne क्यों हो गया? इंट्रिंसिक है ना भाई, इंट्रिंसिक में जो Ne है वही NH और वही Ni है, तो तुझे Ni लिखना आना चाहिए था। हो गया सवाल। अब बताओ क्या हो जाएगा? तो Ne तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता, ऐसे ही छोड़ दो। 7.07 7.07 होगा जो बाद में लिखेंगे। 15 का स्क्वायर 30 बटे 5, 22 ऊपर जाएगा तो -22। तो Ne 7.07 × 7.07 और 30 में से 22 गया 8 बटे 5। अब आपको सोचो 7 7 जा 49, 49 बोले तो 50 मान लो, और 50 बटे 5 10, 10 और 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। कौन सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है? अप्रोक्सीमेशन से खेलते हैं। 7 7 49, 49 बोले तो 50, 50 में 5 का भाग दिया 10 और 10 की घात 8 पहले से था, 10 × 10 की घात 8, 10 की पावर 9। खत्म हो गया। चलो 13वां करो। मैं सब करा दूंगा, आप बिल्कुल मत चिंता करिएगा, मैं सब कर दूंगा। 13 नंबर अब पढ़ लेना। वीडियो लेक्चर तेरे मोबाइल पर हैं, एक एक सवाल यहाँ करा दिया, इसके सॉल्यूशन टेलीग्राम पर हैंड रिटन है। अब पढ़ना बाकी है। सोच, वो नहीं होता परीक्षा देने के लिए आई कार्ड आ गया, नई तख्ती ले आए, पेन आ गया, बस अब पढ़ाई बाकी रह गई। सब तरह से पैक कर दिया है, ELP पूरे सिस्टमेटिक दे दी, इसी में नोट्स हैं, इसी में क्वेश्चंस हैं, क्लास समझा दी है, पूरी क्लास रिकॉर्ड है, बार बार सुन सकते हैं जहां अटक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब वो सूत्र याद हो जाएगा धीरे, Ne × NH बराबर Ni²। आइए 13वां देख लीजिए, आराम से समझिए, घर पे फिर से करिए, इतनी बार इसको तैयार कर लीजिए। इस सेमीकंडक्टर से पूरा एकदम टिप्स पर याद है, और इसमें मैंने 75 सवाल दिए ELP के। इस 75 से सब कुछ कवर है। सबसे अंत में देखो पेज नंबर 23 पर NCERT भी डाल दी, इसमें NCERT भी पूरी है, कुछ अलग से नहीं करना। 68 ऊपर है और 9 ये है। ये 77 को 3 से 4 बार कर लिया, आपकी हर प्रोफाइल इसमें कवर हो जाएगी। 68 ऊपर खत्म हो रहे हैं और 9 नीचे है।
इन क्वेश्चंस को करिए, ये सिस्टमेटिक हर प्रोफाइल का सवाल इसमें डाल रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13वां, बना किसी से, इन प्योर सिलिकॉन Ni। अब जाके ये सुधरा है, इसमें अब सीधा Ni दिया है, नहीं तो ऊपर जाके तो पता नहीं क्या ही दे रहा था। 10⁻21 फास्फोरस, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देख फास्फोरस, तो देख सोचना पड़ेगा, ये Ne है, क्योंकि फास्फोरस बोले तो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब इस इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितने फास्फोरस उतने ही इलेक्ट्रॉन। याद करो Nd इज इक्वल टू Ne, तो क्या ये Ne हो जाएगा? अरे बोलो, क्या ये Ne हो जाएगा? क्योंकि जितने फास्फोरस हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि Nd इज नियरली इक्वल टू Ne। अब आपसे पूछा है न्यू होल कंसंट्रेशन, तो Ne into NH बराबर Ni स्क्वायर। Ne पता है 10⁻21, NH पूछा है, Ni 10⁻16, तो 10⁻21, NH 10⁻32, तो NH 10⁻32 बटे 10⁻21, 10⁻11। बताइए, ये सब ELP1 खत्म हो गई, 15 के 15, देखो नीचे ELP2 है। शुरुआत करेंगे बुधवार से, अब बुधवार नहीं गुरुवार को क्लास आएगी, ठीक है। तो ये आपकी ELP1 पूरी हो गई, 1 से 15 पूरा हो गया। क्या क्या पढ़ लिया, एक बार पढ़ने पलटिए, पेज नंबर 1 पर आ जाइए, और ये पूरा पढ़कर आइए। 48 घंटे हैं आपके पास, पूरा एकदम टिप्स पर इतना याद होना चाहिए, और 5 बार पढ़ेंगे तो एकदम तैयार हो जाएगा। एनर्जी बैंड क्लियर हो गया, उसके बाद वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, फिर हमने 5 सवाल करे, फिर इंट्रिंसिक बताया। इंट्रिंसिक में सोचो, जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, पीछे उतने ही होल बचेंगे, इसलिए बार-बार बोल रहे हैं इंट्रिंसिक में Ne बराबर Ni इंट्रिंसिक में, ये बात खत्म हो गई। फिर आते हैं एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में बताया क्यों जरूरत पड़ती है, बताइए, क्योंकि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लो होती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी सम इम्प्योरिटीज आर एडेड। अब वो डिपेंड करता है पेंटावेलेंट डालते हो या ट्राइवेलेंट। इफ पेंटावेलेंट आर एडेड तो एक्साइड, ट्राइवेलेंट आर एडेड। कोई एक अच्छे से समझ लेना, दूसरा तो बिल्कुल उससे उल्टा। डोनर तो एक्सेप्टर, पेंटा तो ट्राई, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ मेजॉरिटी होल। कोई एक टेबल अच्छे से समझ कर याद करना, दोनों याद मत करना, कोई एक हिस्सा याद करो, दूसरा तो अपने आप सिमेट्री से याद हो जाएगा। और उसके बाद आज इस पे बहुत सवाल करें, इसका डर हटाया। NeNH बराबर, इसे बोलते हैं, वहां लिख लो, लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखा है क्या उन्होंने? लिखा है, मास टेबल के जस्ट ऊपर, बस ठीक है, सब लिखा हुआ है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, हर स्टैंडर्ड बुक में है, पर हमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा में डायरेक्ट याद होना चाहिए। NeNH बराबर, ठीक है। चलिए, तो अगले टर्न पर मिलेंगे साहब, इसको आगे बढ़ाएंगे। अगले टर्न पर पढ़ाऊंगा PN जंक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से चालू होगा फिर रेक्टिफायर। चलिए, हाँ, वो अभी अगले लेक्चर में आएगी।